वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस पेपर 2 कर रहे थे। ये एमसीक्यू वैलिड है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। आपको पता है राजस्थान बोर्ड में भी मैंने सिलेबस अपडेट किया और इस बार से उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बाकी सभी बोर्ड में है। और स्पेशली सीबीएसई की बात करें तो टर्म 1 के लिए हम ये एक्टिविटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है, सभी बोर्ड में देखने को मिलता है। इसका जो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम समझ सकते हैं कैसे ग्राफ को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। 4 सेल दिए आपको, कभी एक सेल होता है, कभी 3 होते हैं, 4 हैं ईएमएफ ई1 के, यानी नेट ईएमएफ हो गया 4 ई1। ये हमें समझ में आया। क्यों? क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाता है और वेरिएबल रजिस्टर से जुड़े हुए हैं, तो रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे तो करंट चेंज होगी। और ये ग्राफ जो नीचे दिख रहा है हमको, ऐसा ग्राफ हमें मिल रहा है जो कि टर्मिनल वोल्टेज V का ग्राफ है। किसके साथ? करंट के साथ। V और I का ग्राफ है। तो हमें EMF भी चाहिए, EMF एंड इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ये कितना कितना होगा। तो अब आपको आइडिया होना चाहिए ग्राफ से हमें कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो अगर मैं ग्राफ से प्रेडिक्ट करना चाहता हूं तो हम बात करेंगे दो पॉइंट्स जो ये दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो इस पॉइंट पर जहां y एक्सिस है वहां करंट जीरो है। करंट जीरो तब होती है जब सेल ओपन सर्किट में होता है। तो मैं कहूंगा 4 टाइम्स E1, यानी EMF किसके बराबर हो गया? ओपन सर्किट TPD 5.6। तो एक सेल का EMF यहाँ से 4 से डिवाइड करना सीधे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1.4 वोल्ट हो गया एक सेल का EMF। अब इंटर रेजिस्टेंस निकालना है, EMF तो हमने निकाल लिया। वैसे काम खत्म हो भी सकता है, पर अभी हम ए और सी को क्रॉस कर पाए। अब बी और डी में दोनों में 1.4 है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा। तो इंटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने दूसरा पॉइंट पकड़ा। हम देख रहे हैं जब वोल्टेज जीरो है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है? 2 एम्पियर। तो ये करंट होती है मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। नेट ईएमएफ यानी 5.6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, रेजिस्टेंस को हटा के डायरेक्ट तार से जोड़ दिया है। तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4R। आर 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 4 टाइम्स सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो व्हाट वी गेट, हमें मिलता है स्मॉल r इक्वल टू, ये ऊपर है गया 2.8 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 7 जा 28 होता है, आप जानते हैं, तो 0.7 ओम। तो यहां से हमारा आंसर बनता है बी। अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको अपनी तारीफ करनी चाहिए। ट्रेन योर ब्रेन। आप ये कर सकते हैं कि जहां पे क्वेश्चन आया और मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से अगर सॉल्व करके देखना चाहते हैं सॉल्व करके देखिए। फिर अगर नहीं होता है तो फिर प्ले करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। जनरली 1000 सेंटीमीटर होती है, 10 मीटर लंबा तार होता है। उसका रेजिस्टेंस 10 ओम आपको दिया हुआ है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है वो इमेजिन कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो डायग्राम बनाकर उसकी मदद लें। इसको सीरीज में जोड़ा हमने विद ए रेजिस्टेंस सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, जिसका इंटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो एक रेजिस्टेंस है सीरीज में, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। सोर्स ईएमएफ ऑफ 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। मैं यूँ कह सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर मैं x से दिखा रहा हूँ तो x कितना होगा? V अपॉन एल 10 मिली वोल्ट अपॉन 40 सेंटीमीटर। वोल्ट पर सेंटीमीटर में हमको मिल रहा है, यानी 1/4 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये यूनिट आ गई। वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमें पता करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। तो सर्किट बना लेंगे तो आसानी रहेगी, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छी बात है। ये सिचुएशन है, आर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें पता चला कि 40 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप हो रहा है? 40 सेंटीमीटर पर 10 मिली वोल्ट, वो बैलेंस हो रहा है ना। तो 40 सेंटीमीटर पर ड्रॉप हो रहा है, यूनिटरी लॉ लगाते हैं। 40 सेंटीमीटर पर 10 मिली वोल्ट, तो पूरे तार पर 100 सेंटीमीटर पर कितना ड्रॉप होगा? 100 सेंटीमीटर पर ड्रॉप होगा
10/40 into 100 millivolt मीन्स ये जीरो कट गया, 25 मिलीवोल्ट ये ड्रॉप है पूरे वायर पे। तो उसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम। तो हम करंट निकाल सकते हैं। करंट कितनी हो गई? करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 25 मिलीवोल्ट अपॉन 10 ओम मीन्स 2.5 मिली, मिली साथ में चल रहा है, ठीक है, मिली एम्पियर। ये करंट है 2.5 मिली एम्पियर। अब इससे क्या करेंगे? 2.5 मिली एम्पियर करंट है तो टोटल ड्रॉप वायर पे कितना है वो हमको मिल गया, वो तो वैसे मिल गया, ठीक है, 25 मिली वोल्ट। और 2 वोल्ट में से 25 मिली वोल्ट कम होके बाकी ड्रॉप किस पे हो रहा है? रेजिस्टेंस पर हो रहा है। और करंट सेम रहेगी, करंट यहाँ से मिली गई है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर से डायग्राम देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ की करंट मिल गई, कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2.5 मिली एम्पियर। तो आपको इस रेजिस्टेंस की करंट भी मिल गई है जो कि 2.5 मिली एम्पियर है। करंट आपके पास है 2.5 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस आपको पता करना है जो कि होता है V अपॉन I। तो V, इसको मैं V सब्सक्रिप्ट R लिख देता हूँ, ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। हमें पता है ये जो 2 वोल्ट है ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इंटर रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है उसका, तो 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है I इंटू R, यानी इस पर VR, प्लस बचा हुआ ड्रॉप हो रहा है ये 10 नहीं 100 सेंटीमीटर लंबे तार पर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो 10 ओम पर कितना ड्रॉप हो रहा है हमने निकाला था ऑलरेडी, 100 सेंटीमीटर में 25 मिली वोल्ट वहां ड्रॉप हो रहा है, तो बचा हुआ उस पर ड्रॉप होगा। तो काम हो गया हमारा, 25 मिली वोल्ट 0.025, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो वी आर कितना आ गया हमारे पास? वी आर आ गया 2 माइनस 0.025। तो मैं आपको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 1.075। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है? 1.075 को डिवाइड करना है करंट से जो कि 2.5 मिली एम्पियर है इंटू 10⁻⁻3। तो ये माइनस से ऊपर जाकर प्लस से ही बनेगा, तो बनेगा 1075। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में सिखा रहा हूं मैं आपको। और नीचे है 2.5। अगर आप इसको 25 करना चाहते हैं तो यहाँ 0 लगा दीजिए। सो नाउ यू हैव टू डिवाइड 10750 बाय 25। तो आपको पता है 100 में 4 25 होते हैं, आसान तरीका बता रहा हूँ। तो 1000 में कितने 25 होंगे? 40। 1000 में 40 25, ठीक है। तो अब बचा 750 और 1000 का, 10,000 में 10,000 में 425, 10,000। अब बचा 750, 750 में कितने 25? तो 75 में 3, तो ये जीरो और लग रहा है, तो 30 25 और हो गए। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। 430 25, 430 बार कट रहा है क्या? चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 इंटू 4, फिर आया 3, हाँ आ तो यही रहा है 430 ओम, जबकि यहाँ पे आंसर 430 ओम नहीं है। So what is the mistake we have done? Let's check, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है हमारा। तो वापस से चेक करते हैं कहाँ गलती की हमने, या फिर टाइम कम है हम सीधे सॉल्यूशन देख लेते हैं गलती हमने क्या की। ओके, करंट कितनी हुई? करंट हुई I इक्वल टू नेट EMF 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसको वापस से चेक किया मैंने। सो जब हम गलती ढूंढते हैं, इसमें मैंने गलती ढूंढी बैठकर अभी, तो मुझे पता चला कि मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की यहाँ पर। 2 माइनस 0.025, इट मस्ट बी 1.975
और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.975 और उसे डिवाइड करूंगा, देन आई विल गेट 790 ओम। बच्चों एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका क्या होगा, तो वो डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं जो कैलकुलेशन मैंने की। दिस इज अनदर मेथड, यहां पर मैं ले आया इसको, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने करंट को लिखा इसमें, तो करंट हो गया नेट ईएमएफ 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R प्लस 10 ओम जो कि वायर का रेजिस्टेंस दिया है। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। हमें दिया 10 मिली वोल्ट पर ड्रॉप हो रहा है 40 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे जो 100 सेंटीमीटर है उस पर जब उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा जिस पर 10 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, वो 4 ओम हो गया, है ना। 100 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस 10 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का 4 ओम। तो जो करंट है वो निकाल सकते हैं हम 10 मिलीवोल्ट यानी 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, इससे हमें करंट मिल जाएगी। तो ये मैंने डिवाइड किया और करंट आ गया मेरे पास 2.5 मिली एम्पियर, जैसे कि पहले निकाला था। अब ये सीधे इसको हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहाँ पे रखा I की जगह 2.5 इंटू 10⁻³ और इसको इक्वेट कर दिया 2/r+10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या r+10 को उधर लेके बाकी सबको उधर नीचे ले आए। ये जो 10⁻³ था इसकी वजह से आ गया 2000, 10⁻³ ऊपर चले गए। अब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, ये 800 मिलता है। अब ये 10 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से हमने ये सवाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन। जैसे कि हम देख रहे हैं करंट I है, रेडियस जो है वो R है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा। एक तो लूप की वजह से होगा और किधर होगा, वो इनवर्स होगा, क्रॉस राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं ऐसे, क्लॉकवाइज तो इनवर्स, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड्स, दो ही डायरेक्शन है। और वो कितना होता है, फॉर्मूला है μ0 I अपॉन 2R। और ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से होगा, वो आउटवर्ड होगा बच्चों, बाहर की तरफ, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो कितना होगा, वायर की वजह से बाहर की तरफ होगा, डॉट से हमने लिखा है μ0 I अपॉन 2πr। बड़ी क्वांटिटी जो है उसमें से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, ठीक है। सी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इनवर्स, क्रॉस। कॉमन फैक्टर इज μ0 I अपॉन 2πr, तो यहाँ पाई बचेगा -1। क्वेश्चन नंबर 39, गैल्वेनोमीटर दे रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब करंट 1 एम्पियर पास कर रहे हैं, यानी ये है गैल्वेनोमीटर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको हम 10 एम्पियर रेंज के अमीटर में बदलना चाहते हैं, तो दिस इज I। रेशियो ऑफ द शंट रेजिस्टेंस एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो आपसे पूछा क्या है, शंट S जो लगाएंगे और इसका जो रेजिस्टेंस है जिसको हम G बोलते हैं, ये आपको पता करना है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, याद है तो बहुत अच्छी बात है। S इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, दिस इज G to A कन्वर्जन। तो अब सिंपली जब मुझे S अपॉन G निकालना है तो काम आसान हो गया हमारा। तो यहां पर S अपॉन G हो जाएगा IG जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन I जिसकी वैल्यू है 10 माइनस 1 मीन्स 1:9। Here is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल दी गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटिंग अराउंड ए न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस है 50 पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर। सो आर इज गिवन टू यू 50 इंटू 10⁻⁻12 मीटर पिकोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, v इज गिवन टू यू 2.2, और वैसे याद होती है बच्चों को ये 10⁶ मीटर पर सेकेंड, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है उसका कितना होगा। तो बेसिक से अगर चलें, मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ ना,
इसकी थ्योरी बता देता हूँ आपको। तो हियर इज द बोर्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अच्छे से याद हो गया होगा सब बच्चों को, m इक्वल टू आई ए। अब बात आ रही है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको चाहिए। मान लो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हमको पता है, पाथ की रेडियस हमको पता है, उसकी टर्म्स में चाहिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, हम बोलेंगे ई चार्ज किसी पॉइंट से गुजरता है एक चक्कर में एक बार। कोरस्पॉन्डिंग करंट होती है, हम जानते हैं फॉर्मूला Q/T। कितना चार्ज गुजरा, ई चार्ज कितने टाइम में, टाइम पीरियड के बराबर टाइम में। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, अगर रेडियस r है तो टाइम पीरियड t है 2πr। वेलोसिटी v हमको दी गई है, जिसे टेंजेंशियल हम दिखा सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बना, एक्सप्रेशन बना ev अपॉन 2πr। मैंने क्या किया, t की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब ये है I, तो मैं I को रखा है यहाँ पर, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ डायरेक्शन से नहीं। तो ev अपॉन 2πr, एरिया को रखा पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। तो कट पिट का हमको मिल जाता है EVR अपॉन 2, क्योंकि पाई पाई कट गया, आर से एक पावर कट गई। बेसिकली अब हमको EVR अपॉन 2 कैलकुलेशन इसकी करनी है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ V 2.2 into 10⁻⁶ R 50 into 10⁻12 upon 2. This you have to calculate. तो अगर खाली 10 की पावर से चले जाएं हम, बाकी सबको छोड़ें, तो -19 + 6 तो -13 बची। -13 और -12 -25 हो जाती है, और ये 25 हो जाता है। तो हमें मिलता है 1.6 into 2.2 into 25 into 10⁻⁻25। तो अब ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। हो सकते हैं क्या, 21 तक तो जाएगी नहीं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के ऑर्डर का भले आ जाए, -26 जा सकती है क्या। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब 25 की कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप 16 से, तो ये कितना आ गया, 25 into 16 आप जानते हैं 4 बार 400 होता है ये, तो ये 40 रह गया क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब 40 into 2.2 करना है, ठीक है। वापस बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, 40 into 2.2 में कर सकता हूँ। एक्चुअली 22 into 4 करना है, 22 into 4 तो जा 8 88, तो 8.8 अगर मैं लिखता हूँ उसको, जैसे कि ये दो ऑप्शन है, तो एक पावर की गड़बड़ मुझे लग रही है। 8.8 लिखता हूँ तो 10⁻24 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 88 आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 88 into 10⁻25। फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। 1.6 10⁻19 2.2 10⁻6 50 into 50 पिकोमीटर है ना, 5.0 नहीं है, 50 पिकोमीटर है। हो सकता है ये 5.0 पिकोमीटर हो, फिर भी देख लेते हैं। तो -19 + 6 -12, 9 में से 6 गए तो 3 बचे। ये तो सही है, सब कुछ 25 ही आ रहा है, और ये भी सही है। 25 से कैंसिल होगा, 2.2 एंड 1.6, तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 88 into 10⁻25 आ रहा है। इसको आप लोग और चेक कर लेना। तो अगर मैं लिखूंगा ऑप्शन ए कौन सा बना था, आंसर देख लेते हैं, उसके हिसाब से करेक्शन कर लेंगे इसमें। 40th का क्या आंसर है, 10⁻26 है। ओके, आप चेक कर लेना एक बार, क्योंकि -26 की बजाय ये मुझे मिलना चाहिए -24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कॉइल्स हैव ए म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी। करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I इक्वल टू, ये है I0, ठीक है, 10 नहीं, I0 sin ओमेगा t, I0 10 एम्पियर है, अब 10 हो गया।
ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, बच्चों अच्छा सवाल है, मैक्सिमम वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E0 इज एन बी ए ओमेगा, एक तो ये फॉर्मूला है जो काम का है, यहां भले काम नहीं आ रहा पर ये काम का फॉर्मूला है। मैक्सिमम ईएमएफ जब भी याद आया तो एन बी ए ओमेगा, जैसे जनरेटर वगैरह होता है तो उसमें इतना होता है। यहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, यहां पर क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, आपको V0 निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो कैसे निकलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, करंट चेंजेस इन फर्स्ट कॉइल, तो E2 इक्वल टू क्या लिखूं, सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दो कॉइल है ना, एक प्राइमरी मान लो एक सेकेंडरी मान लो, तो किस पर डिपेंड करता है, डी डी फाइव बाई डी टी, लेंजेस लॉ से, एन टाइम्स डी फाइव बाई डी टी, पर यहां ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अभी, जस्ट थिंक अबाउट, वीडियो पॉज कर दीजिए, सोचिए, मैं भी पॉज कर देता हूं। तो बच्चों जब हम एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे, मतलब जैसे मैंने कहा था कि जब कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप थ्योरी को रेफर करें, तो एग्जैक्टली मैं बिल्कुल आपकी अप्रोच से चल रहा हूं। जैसा कोई एक बच्चा सोचेगा कहाँ कहाँ वो अटक सकता है, ऐसे क्वेश्चन में वो अटक सकता है, तो अब मैं भी अटका और मैंने सोचा कि मुझे एनसीईआरटी को रेफर करना चाहिए, और साथ ही साथ अब मैंने एनसीईआरटी रेफर की, मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिला, मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ऐसा कोई लिंक करता हुआ, इन क्वांटिटीज को लिंक करता हुआ फॉर्मूला नहीं मिला। तो फिर मैंने और सोचा और मैंने लिंक किया, मुझे याद आया कि ये जो ईएमएफ है, अगर हम ईएमएफ की टर्म्स में सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं एल, तो ये होता है माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो यहां से क्योंकि मुझे करंट दी हुई है, मैं सिमेट्री से क्या लिख सकता हूं, मैं सिमेट्री से लिख सकता हूं M इक्वल टू माइनस E2 सेकेंडरी का ईएमएफ अपॉन प्राइमरी की करंट में चेंज की रेट di1/dt। ये डेफिनेशन से निकल के आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो अब मुझे E2 चाहिए तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस m टाइम्स di1 अपॉन dt। तो मुझे डिफरेंशिएट करना होगा इस एक्सप्रेशन को, I0 sin ओमेगा t जो है, तो I0 sin ओमेगा t को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो I0 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा I0, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा तो ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी। ये मुझे ईएमएफ की वैल्यू मिलती है जो कि कोसाइन फंक्शन की तरह वेरी कर रही है, करंट साइनोसॉइडली, ईएमएफ कोसाइन फंक्शन, और ऐसा होगा भी सही, इंडक्टर है तो 90 डिग्री आ गया ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब मुझे इसकी पीक वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब होगा, जब cos ओमेगा टी 1 होगा, तो cos ओमेगा टी 1 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई E0 से, अगर मैं दिखा रहा हूँ इसको पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो हो जाएगी I0 ओमेगा, माइनस साइन में हटा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लेंजेस लॉ के हिसाब से उसी कॉस को अपोज करेगा जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आया। अब I0 मेरे पास है, इट इज 10 एम्पियर, चाहे तो रख सकते हैं, ओमेगा मेरे पास है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, पर ऐसा कोई आंसर यहाँ दिख नहीं रहा, 1000 पाई यहाँ पे मुझे आंसर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा 100 पाई है, ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ की जगह 2 पाई न्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 पाई न्यू किसके बराबर है, 100 पाई। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है पर उससे मतलब कुछ निकल नहीं रहा, मेरे को ये 1000 पाई आंसर मिल रहा है, तो मैं फिर से अटक गया यहाँ पर आकर। तो न्यू है कितना, इन टर्म्स ऑफ न्यू अगर हम बात करें, न्यू कितना है, न्यू है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई मतलब 50 है, न्यू इज 50। तो 50 इंटू 2 100 पाई, 100 पाई तो मिल रहा है मुझे यहाँ पे आंसर।
1000 पाई नहीं मिल रहा, क्योंकि 50 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25। कुछ और आंसर आता है। अच्छा, एक और ऑप्शन बचा हुआ है नीचे, वो और देख लेते हैं। 4 पाई न्यू। क्या मैंने कुछ गलत किया है? आपकी अप्रोच से मैं चल रहा हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ मैंने गलत किया है, मैंने इसको तो यूज किया नहीं, एम को तो मैं भूल ही गया हूँ बच्चों। एम भी तो आएगा साथ में, यहाँ पर मैंने एम को मिस कर दिया है। सो एम वॉज मिस्ड हियर, जिसकी वजह से मुझसे गलती हुई। तो एम है 0.005। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 0.005 इंटू, जो ये वैल्यू आई यहाँ पे 1000 पाई, 1000 पाई पर मुझे न्यू की टर्म्स में चाहिए, वो देखना है मुझे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 पाई इक्वल टू 5 पाई। EMF induced in the second coil is 5 पाई। अब 5 पाई के साथ ये क्या है, यू न्यू तो दिख नहीं रहा है, V जैसा दिख रहा है, तो इस V का क्या रोल है? तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। अभी भी हम अटके हुए, तो अब टाइम तो बर्बाद करना नहीं है आपको, बहुत टाइम इसमें ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूं, अगर वहां चलते हैं। I0 sin ओमेगा टी डी आई बाई डी टी, ओमेगा I0 cos ओमेगा टी, ई मैक्स एम ओमेगा I0। ओके है। 0.005, इसकी वैल्यू 100 पाई। हमने ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली, ओमेगा की वैल्यू हमने 1000 पाई निकाली। कैसे? ओमेगा की वैल्यू नहीं, I0 इंटू ओमेगा की वैल्यू 1000 पाई निकाली। ओके, ओमेगा तो 100 पाई है, ठीक है, ओमेगा इज 100 पाई। लेट्स गेट बैक टू द सॉल्यूशन। 100 पाई इंटू 10, ये 1000 पाई आ गया, 1000 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 5 पाई आया। पर ये V का क्या रोल है? ओके, सो हम कंफ्यूज हो गए थे बच्चों। दिस V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। अब ये होना क्या चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, पाई के साथ छोटा सा V लगा हुआ है, इसलिए ये कंफ्यूज कर रहा है हमको। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, नो डाउट, बट इट शुड बी रिटन लाइक दिस, 5 पाई छोटा एंड दिस इज यूनिट वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 पाई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आपको इसमें पेशेंस लूज नहीं करना है, यू मस्ट एंजॉय दिस सिचुएशन। ठीक है, आपको समझना है, यू हैव टू एंजॉय दिस सिचुएशन। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हमारी मानसिक कसरत करा रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने किया। 42 पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट C 10 माइक्रोफैरड ओमेगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L की वैल्यू क्या हो जिससे कि करंट मैक्सिमम हो जाए यहां पर। तो सीरीज LCR सर्किट में करंट के मैक्सिमम होने की शर्त होती है, I होता है V बाई Z, Z होता है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं आपको, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब Z मिनिमम हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। Z के मिनिमम होने की शर्त है X 0 हो जाए, यानी XL XC के बराबर हो जाए। दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड। तो L की वैल्यू क्या हो, ये हमें बताना है। L की ऐसी वैल्यू चाहिए कि XL XC के बराबर हो जाए, यानी ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन पे पहुंच रहे हैं हम। सो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC के बराबर हो जाए। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। सो ओमेगा इज 1000, ओमेगा का स्क्वायर हुआ 10 पावर 6, 1 अपॉन L, L की वैल्यू हमें पता करनी है। C इज 10 माइक्रोफैरड, मींस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, उसको मैं लिखता हूँ 10 की पावर माइनस 5। अभी 10 की पावर माइनस 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 बचेगा, और 10 बचेगा 1 अपॉन L, L हो गया 1 बाय 10, 1 बाय 10 हेनरी, हम ऐसे लिखेंगे 0.1 हेनरी। तो अगर मैं इसको मिली हेनरी में रखना चाहता हूं
तो मैं इसको लिखूंगा 10 मिली हेनरी या 100 मिली हेनरी, यू हैव टू डिसाइड। 2 डिजिट अगर मैं खिसका रहा हूं तो पहले 10 मिली हेनरी तो 10 की पावर माइनस 2 आया, फिर 100 मिली हेनरी तो 10 की पावर माइनस 3 आया। तो करेक्ट ऑप्शन इज 100 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एल मीटर। किसी बच्चे का फोन आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ, फिर वापस अगले वीडियो में